बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जहां पर अब और भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स आपको देखना है। जैसे अभी प्रिंटिंग आप देख रहे थे बुक में, जब छोटे छोटा प्रिंटिंग लिखा होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर लो। लेकिन अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं तो फिर हमें किसका यूज करना पड़ता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, है ना। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है और इसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करता है इन कंपैरिजन टू सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो जल्दी से पहले मैं बता देता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब दो लेंस यूज होंगे, एक लेंस नहीं होता है, दो लेंस यूज होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स लेंस which are which are placed which are placed which are placed coaxially which are placed coaxially with different different apertures with different apertures। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं जिनका अपर्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक का छोटा अपर्चर होगा, एक बड़ा अपर्चर होगा, और उन दोनों को कोएक्सियली प्लेस किया जाता है, मतलब उनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन रहेगी। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, तो अच्छे से डायग्राम देखिएगा बच्चों। इसका डायग्राम भी धीरे धीरे क्रिटिकल होता जाएगा, तो आप एक एक स्टेप में जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाते चलें। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटे अपर्चर का लेंस लगा होता है इसमें, और जैसे कि मैंने बताया कि कोएक्सियली है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस की है वही प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे लेंस की भी होगी। यहाँ पे एक और लेंस हमें यूज करना है, और ये लेंस का अपर्चर बड़ा होता है। तो ये जो फ्रंट वाला लेंस है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे इस रीजन में। तो जिस रीजन में आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसके पास वाला जो लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस, क्योंकि इस लेंस के पास आप ऑब्जेक्ट रखोगे, है ना। तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट लेंस, या इसी को दूसरे नाम में जो बायो वाले होते हैं वो बोलते हैं फील्ड लेंस। फील्ड लेंस, है ना। तो या तो ऑब्जेक्ट लेंस या तो फील्ड लेंस। फिर ये वाला जो आपका यहाँ पर है बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं इमेज को, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो हमारी आई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मानना है चिपकी हुई है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही विजुअल एंगल हमारी आंखों पे बनेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं आई पीस, आई पीस, या फिर इसी को दूसरा नाम भी कहा जाता है ऑकुलर, है ना। तो ये आई पीस है या फिर ऑकुलर, जो भी आप बोलना चाहो। तो यहाँ पे आपको दो लेंस हो गया, एक ऑब्जेक्ट लेंस और एक आई पीस, या फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस ही बोला जाता है इसको। वैसे ऑब्जेक्टिव लेंस ही कहा जाता है, तो IVE लिख लो। ऑब्जेक्टिव लेंस और फील्ड लेंस, आई पीस और ऑकुलर। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अब क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ इसका ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस का वो है ऑप्टिकल सेंटर, वो O मान लो, और जो आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम E मान लेते हैं, है ना बच्चों। अब आप जानते हो कि इसकी फोकल लेंथ भी होगी, तो इसकी फोकल लेंथ लेट्स सपोज FO, तो ये 2FO हो गया बच्चों, है ना। तो यहाँ पे भी ये FO हो गया, ये आपका 2FO हो गया, ठीक। अब करना क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसा रखना है ताकि यहाँ पर जो इमेज है बच्चों वो कैसी बने? रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे तो उसमें एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है ना। अगर किसी ने बायो लेबोरेटरी में देखा होगा तो इसमें रैक एंड पिनियन का एक ऑप्शन होता है, वो स्क्रू आप घुमाते हो ना, उसको रैक एंड पिनियन बोलते हैं। तो उसको घुमाते हो तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आगे पीछे हो सकता है। तो वो ऐसा आपको सेट करना है ताकि ऑब्जेक्ट FO और 2FO के बीच में आ जाए। जब आपका ये बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है, अगर ये डायरेक्ट हमारी आंखों में गिरता तो बेसिकली बहुत कैसा एंगल बनाता बच्चों? छोटा, बहुत स्मॉल विजुअल एंगल बनाता, तो इसलिए हमें दिखता ही नहीं वो, है ना। तो उसके लिए हम ये अपर्चर्स यूज कर रहे हैं।
अब यहाँ पे जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है बच्चों, तो आपको पता है रे डायग्राम से कि एक रे तो ऐसे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से पास होगी बच्चों? वो आपको पता है फोकस से पास होती है, ठीक। और एक रे आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया इस तरीके से, ऐसे ये यहाँ जाके मीट करा। तो देखो आपकी जो इमेज बनी है वो इमेज ऑब्जेक्ट की यहाँ बनी, तो ये इमेज हो गई ए डैश बी डैश, ठीक बच्चों। तो ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। लेकिन अब क्या करना है कि इसको एक बार और मैग्नीफाई करना है, तो ये लेंस करेगा। भाई इतने मैग्निफिकेशन से दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो दो लेंस का यूज कर रहे हैं। अब इसको फिर से मैग्नीफाई करो, लेकिन अब जब इसको मैग्नीफाई करोगे दोबारा, तो अब इसकी जो ए डैश बी डैश है ये इमेज ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाना है, जो हम सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस में बना रहे थे। तो वर्चुअल और इरेक्ट कैसे कर पाएंगे इसको? जब ये जो इमेज है जो इसकी है और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये किसके अंदर आ जाए बच्चों? आपका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो एफ ई के अंदर आ गई है ये इमेज, है ना। इस तरीके से अरेंजमेंट करना होता है। तो यहाँ पे भी आप इसको एफ ई लिख सकते हो। तो यहां से अब कैसे बनेगा बच्चों डायग्राम इसके आगे? तो देखो यहां से एक रे ऐसे पैरेलल गई, बहुत सारी रेज है ना, यहाँ तो इन्फिनाइट रेज है, तो एक रेज ये हो सकती है, दो रे चाहिए हमें तो। और ये कहां से पास होती हुई नजर आएगी बच्चों? एफ ई से। और एक रे जो है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, तो कहां से पास होगी बच्चों? ये ऐसे। तो देखो ये दोनों डाइवर्जिंग है, तो ये कहीं कहां आके मिलेंगे बच्चों? यहाँ पर देख लेना, डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए। तो ये कहाँ पीछे कहीं पे एक्सटेंड होगी, है ना, और एक्सटेंड होके ये आपको इमेज मिलेगी फाइनल, जिसको हम बोल रहे हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। देख लो मैंने कहा था डायग्राम थोड़ा ऐसा होने वाला है। तो आई होप आपको डायग्राम में तो क्लैरिटी होगी कि कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक। तो ये फाइनल इमेज बनी जो इससे भी एनलार्ज्ड है। इस तरीके से दो बार एनलार्जमेंट होने के बाद, मैग्नीफाई होने के बाद, हमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई देते हैं, किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो आई होप आपको रे डायग्राम क्लियर होगा बच्चों। अब बात आती है क्या निकालने के लिए। तो अभी ये सोचो, हम तो दो सेटिंग के लिए पढ़ते हैं ना, तो अभी ये मान लेते हैं कि जो फाइनल इमेज बनी है वो आपकी कहाँ पे बनी है बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, LDDV पर। और दूसरा केस क्या होगा कि जब ये इमेज बिल्कुल एफ पे आ जाएगी तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो वो रिलैक्स्ड आई हो जाएगा। ये स्ट्रेन्ड आई है, तो अभी तो मैं स्ट्रेन्ड आई के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो अभी क्या है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको पता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा कौन सा एंगल है जो फाइनल इमेज आंखों पे बना रही है? तो ये इस लेंस से हमारी आंखें चिपकी हुई है ना भाई। तो इस लेंस से अगर हमारी आंखें चिपकी हुई तो जो हमारी आंखों पर ये फाइनल इमेज बना रही है, एंगल एंगल वही एंगल हमारा बीटा है। तो देखो ये एंगल बीटा हो गया, रेड कलर से मार्क कर रहा हूं मैं। ये फाइनल इमेज हमारी आंखों पे यही तो एंगल सबटेंड कर रही है जो चिपकी हुई है लेंस से। तो ये एंगल आपका क्या हो गया बच्चों? बीटा। और अल्फा क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा निकालने, अल्फा के लिए देखो, अगर ये पूरा लेंस का सिस्टम होता ही नहीं, अगर ये पूरा लेंस का सिस्टम होता ही नहीं और हम यहाँ पर डी पर, हमारी आंखों से डी दूरी पर, मैं इसका अलग से कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं बच्चों, मैं इसी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हम कंपेयर कर पाए। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट h0 है, ये ए बी है, तो यहाँ पे हम एक सी, ऐसा सी बी डैश ले लें, और इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी भाई? h0। इसकी हाइट भी तो h0 हो जाएगी। तो अगर इसकी हाइट h0 है तो यही तो ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको ऐसे नीचे करके दिखा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि फाइनल इमेज बहुत बड़ी बनी है। तो ये फाइनल इमेज का जो एंगल बन रहा है डी पर या कहीं से भी, वो क्या हो जाएगा बच्चों? बीटा। बट डी पे रखा हुआ, अगर ये पूरा सिस्टम नहीं होता, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा ही नहीं होता, ये दो लेंसेज नहीं होते, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होता, अगर उसको डी पे रखते, आंखों से डी दूरी पर, तो जो वो ये एंगल सबटेंड कर रहा होता है वही तो हमारा अल्फा होता है बच्चों। तो हम इसको ऐसे बना ले, है ना। थोड़ा सा देखो डायग्राम, ये एंगल अल्फा हो गया।
तो आई होप आपको अल्फा और एंगल बीटा दोनों समझ में आया होगा। ठीक, तो अब ये अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वही तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है भाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मैग्नीफाइंग पावर निकालना में, तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो फिर से हम क्या क्या करेंगे कि दो सेटिंग के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो देखो आप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, माइक्रोस्कोप बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो हम पहले ही सीख चुके हैं, पूरी डेफिनेशन सीख चुके हैं। तो फिर से मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, विजुअल एंगल फॉर्म्ड by image, final image with added eye upon visual angle formed by object at least distance of distant vision with unadded eye, जब आपका कोई भी सिस्टम नहीं लगा था। तो ये हो गया बीटा अपॉन अल्फा। अब आपको तो पता ही है कि हम जानते हैं कि रेज आर पैरेक्सियल एंड अल्फा बीटा एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये तो एजम्पशन हमारा चल ही रहा है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले tan बीटा और tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो वो निकालने से फायदा ये हो जाएगा कि आपका बीटा और अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, जरा देखिए कौन सा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश ई। अब देखो, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए डैश बी डैश ई, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, काफी सारे टर्म्स हैं, मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। ए डैश बी डैश ई, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें tan बीटा आप लिख सकते हो, tan बीटा। तो बच्चों यहाँ से अगर tan बीटा लिखेंगे आप, तो tan बीटा लिखाएगा, ये परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई, और ये नीचे का बेस, तो ये बी डैश ई, है ना बच्चों। तो ये बी डैश ई हो गया, तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा रेज आर पैरेक्सियल वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, बीटा क्या लिख सकते हो, तो बीटा की वैल्यू आपका आ गया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश ई, है ना। यहाँ पे क्लियरली हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमें अल्फा चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल देखो यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ गया, हाँ, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो जहाँ पे अल्फा बन रहा है, ये सी बी डबल डैश ई, ये रेड कलर से जो बन रहा है, सी बी डबल डैश ई, ये वाला ट्राइंगल। तो बच्चों इस ट्राइंगल को देखोगे तो इसको लिख लेते हैं सी डबल बी डबल डैश ई। तो यहाँ से आपका tan अल्फा आ जाएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये सी बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ई, तो इसको आप बी डबल डैश ई लिख सकते हो। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन आपको ये बात तो पता ही है कि ये ऑब्जेक्ट को ही तो मैंने रखा है यहाँ पर, मतलब इसकी हाइट भी h0 है, इसकी हाइट भी h0 है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी बी डबल डैश, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी बी डबल डैश, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखो ए बी इक्वल्स टू सी डबल बी डबल डैश दे, और tan अल्फा को आप अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम सी बी डबल डैश की जगह ए बी रख देते हैं, तो दिस विल बिकम ए बी अपॉन बी डबल डैश ई। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो अब इसको फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो था बच्चों एम, वो कितना था, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू आपको मिली गई है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई मल्टीप्लाइड बाई, अब अपॉन में अल्फा लिखना है, लेकिन अपॉन में जब अल्फा लिखोगे तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिखना है ना बच्चों। आई होप मैथमेटिक्स आपको इतनी आती है। बी डबल डैश ई अपॉन ए बी, तो चलिए यहां तक हम पहुंच गए, लेकिन अभी ए बी डैश और बी ए बी
में हमें एक रिलेशन चाहिए, तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा, नोन वैल्यूज में आएगा, क्योंकि ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, हमें तो बेस के फॉर्म में चाहिए सारी चीजें, है ना, जो हम डिस्टेंसेस जानते हैं, जैसे एफ ई एफ ओ उनके टर्म्स में चाहिए, यू के टर्म्स में चाहिए, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो आप। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर कि दो ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ए बी ओ एक ये ट्राइंगल, और ओ ए डैश बी डैश, मतलब ए डैश बी डैश ओ। देखो ये वाली लाइन तो सीधी गई ना, ये तो अनडिवाइडेड जाती है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और दो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका ये कैसे ट्राइंगल्स है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना। तो देखो मैं यहाँ पे इसको शेडेड कर देता हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, तो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहा होगा, ये शेडेड जो रीजन वाले ट्राइंगल्स हैं, तो ये ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, तो ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। तो अगर ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ से आप लिख लो, हमें क्या निकालना था, किसका रेशियो निकालना था यहाँ पर, ए डैश बी डैश। तो पहले ये वाले ट्राइंगल से लिख लो, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ओ का परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल्स टू, फिर इसका बेस तो बी डैश ओ डिवाइड बाई, बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसको ए बी को ऐसे लिख लो तो, है ना, तो ये बी ओ हो जाएगा, बी ओ। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये रेशियो आ गया आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का, बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो ये यहाँ पुट कर दो, देखो यहाँ पे है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का रेशियो, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा आपका ए बी डैश अपॉन ए बी का रेशियो आप लिखोगे बी डैश ओ अपॉन बी ओ मल्टीप्लाइड बाई, ये दोनों खत्म हो गए, ये बचे है ना, तो ये हो गया बी डबल डैश ई अपॉन बी डैश ई। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अब पुट करनी है विथ साइन, क्योंकि फिर बाद में हम न्यूमेरिकल्स में साइन पुट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक जो पुट करने वाली चीजें हैं, जो हम वैल्यूज पुट करेंगे, उनको पहले लिख भी लेते हैं। देखो ए डैश बी डैश से जो ई से ये इसकी दूरी है, मतलब बी डैश ई, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए, आई पीस के लिए, इसलिए मैं इसको यू ई बोल रहा हूँ। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। और यहाँ पे देखो बच्चों, इसकी जो दूरी है किससे, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की दूरी, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उसको यूओ बोल रहे हैं। तो यूओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है जो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है किसको, आई पीस के लिए, ए डैश बी डैश, उसकी दूरी आई पीस से। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर बच्चों ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो ये है बीओ और ये है बी डैश ई, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं, इनको जल्दी से पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो तो अप्लाई साइन कन्वेंशन, तो अगर आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो आपको देखो सबसे पहले बी डैश ओ देखें, तो बी डैश ओ क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वी डैश ओ है, ये वाली दूरी, ये आपका ऑब्जेक्टिव का इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है, तो इसको बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, वी नॉट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, प्लस में कि माइनस में, देखो राइट की तरफ ही प्लस है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये प्लस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वी नॉट, है ना। फिर वैसे ही आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बी ओ, तो बी ओ क्या है या ओ बी क्या है, देखो ये माइनस यू नॉट है, तो मैंने माइनस यू नॉट लिख दिया। फिर आपको लिखना है बी डबल डैश ई, तो बी डबल डैश ई, तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था जो अल्फा एंगल बना रहा था, तो ये तो तब रखते हैं ना बिना लेंस के, जब डी पर होते हैं हम, तो यहाँ पे डी, लेकिन डी माइनस साइन के साथ। और लास्ट हम अपना बच गया बी डैश ई, तो ये बी डैश ई क्या है बच्चों, बी डैश ई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, तो विच इज
रिटन एज माइनस यूई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, आई पीस से आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। देखो मैग्नीफाइंग पावर, तो पहले सबसे पहले बी डैश हो विच इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई बी ओ, तो बी ओ बिकम्स माइनस यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई, देखो बच्चों यहाँ पर बी डबल डैश ही, तो माइनस डी डिवाइड बाई बी डैश ही, तो माइनस यू ई, माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का, एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू ई, और चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप, ऐसे ही लिखा होता है किताबों में, इसलिए मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया यही मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हो ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। तो आई होप आपको जनरल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर समझ में आ गया होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दिस इज बिकम जनरल फॉर्मूला है ना, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू। देखो बच्चों इसमें एक चीज और है, ये है क्या एक्चुअली में, वी नॉट अपॉन यू नॉट होता क्या है ना, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। याद करो ये लेंस में आपने पढ़ा है, इट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। याद है आपको, याद आ रहा है कुछ, एच आई अपॉन एच नॉट होता था ना, तो लेंस के केस में माइनस साइन आता था यहाँ पर, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट है ना, तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट जो है वो एक्चुअली में लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है। तो ये जो जनरल फॉर्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू ई लिखो, या फिर इसको अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में वी नॉट यू नॉट ना पता हो तो वो क्या दे देंगे, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मान लो इसका एम नॉट है, ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये हो जाएगा एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू, है ना। और डी अपॉन यू क्या है बच्चों, डी अपॉन यू जो है, याद करो अभी आपने क्या पढ़ा था, मैग्नीफाइंग लेंस, सिंगल लेंस का पढ़ा था, तो उसमें डी बाई यू इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली में आई पीस का डी बाई यू जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो आप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड लेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, है ना। तो कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर देता है दोनों लेंस का, तो आप बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड लेंस निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि एम नॉट जो है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो ये एम ई है कैपिटल, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस है, आईपीस, है ना। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो फॉर्मूलेस को। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए बच्चों, जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या किया था, सेटिंग फॉर स्टैंड आई एंड सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। तो वो दोनों केसेस यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी रेंज मिल जाएगा, है ना, कि वो कहां से कहां तक मैग्नीफाइंग कर पाता है। तो जल्दी से करते हैं। अभी जो हमारा जनरल फॉर्मूला आया वो हम एक बार यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई यू, है ना, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी लिखते हो जैसे लिखना चाहो। उसके बाद ध्यान से देखो तो यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट, सेटिंग फॉर स्ट्रेन्ड आई। और आपको पता है स्ट्रेन्ड आई की सेटिंग में फाइनल इमेज कहाँ बनती है बच्चों, फाइनल इमेज की डिस्टेंस जो वी होती है वो डी पे होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनेगी वी वो है माइनस डी पर,
ठीक है, मतलब इसी साइड बन रही है ना, तो माइनस डी पे बना लेंगे। और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बच्चों एफ ई है। देखो वी नॉट यू नॉट तो ऑब्जेक्टिव का फिक्स है। जो हम ये स्टैंड आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल इमेज आई पीस से बन रही है, तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आई पीस के लिए, है ना। तो फोकल लेंथ आई पीस का ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया था आई पीस के लिए यू ई है, माइनस यू ई। अब लेंस फॉर्मूला लगाओ आप, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा -1/d, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। ठीक बच्चों, अब इस पूरी इक्वेशन से, क्योंकि हमें d बाई यू ई चाहिए, d बाई यू ई, तो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो किसका बच्चों, d का। तो d का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस डी बाई यू ई इक्वल्स टू 1/fe, है ना। डी से जब पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये fe की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मतलब डी बाई यू ई चाहिए था, तो डी बाई यू ई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डी बाई यू ई विल बिकम 1, उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस 1/fe। तो जब ये 1 प्लस 1/fe आ गया आपका, तो इसको पुट कर दो। हाँ, डी बाई एफ ई होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, डी से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये डी बाई एफ ई है, डी बाई एफ। तो डी बाई एफ ई हो गया आपका, डी बाई यू ई की वैल्यू आ गई 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो 1 प्लस डी बाई एफ ई को आप ऊपर पुट कर दो, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड लेंस एट एल डी डी वी पर आ जाएगा -v0 अपॉन u0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना। तो बच्चों ये फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का जो स्मॉलेस्ट है, ये मिनिमम है ना बच्चों, ये पहले मैंने आपको बताया ये मिनिमम है। ठीक, तो ये मिनिमम जो आपका मैग्नीफाइंग पावर क्रिएट कर सकता है कंपाउंड लेंस, सॉरी मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम मैक्सिमम एलडीडीवी पर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिलती है हमें, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। इससे ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना बच्चों, v0 अपॉन u0 ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई। अच्छा, ये माइनस साइन इसलिए आया है, उसका कारण ये है कि माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है लेंस के पहले जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ए बी, और जो फाइनल इमेज है वो ए डबल डैश बी डबल डैश, ये दोनों इन्वर्टेड बन रहे हैं। इनका इन्वर्टेड मतलब ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए वहां पे माइनस साइन आपका आया है फाइनल फॉर्मूले मैग्निफिकेशन में। जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप वाले में आप देखोगे तो वहां पर माइनस साइन नहीं आया था, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट था, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज ही बन रही थी, वर्चुअल इफेक्ट बनती थी ना बच्चों, इस वजह से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद केस नंबर 2 भी जल्दी से कर लेते हैं बिना ज्यादा समय गवाए, है ना, समय कम है क्योंकि। तो यहाँ पर केस नंबर 2, इसको लिखेंगे सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई, है ना। इसी को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स में नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से आ जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आपको पता है रिलैक्स्ड आई तब होता है जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। एफ तो आई पीस का एफ ही होगा फोकल लेंथ, और यू जो है बच्चों वो माइनस यू ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब मैं लेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो ये 1 बाई माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। और क्या करना चाहिए, जैसा कि हमें पता है मल्टीप्लाइड बाई डी, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई डी कर दो। तो अगर आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई डी करोगे तो ये तो 0 हो गया, यहां से आ जाएगा डी बाई यू ई विच विल बिकम डी बाई एफ ई। तो देखो बच्चों यहाँ से डी बाई यू ई की वैल्यू क्या आ गई, डी बाई एफ ई। तो ये डी बाई एफ ई की वैल्यू को उठाकर जनरल फॉर्मूले पुट कर दो, तो आपको रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या मिल जाएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बिकम माइनस वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया आपको
अच्छा, ये सबसे कम मैग्निफिकेशन मिलेगा जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, सबसे ज्यादा ये था, तो ये आपका मिनिमम हो गया। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो कि रेंज लिख सकते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है उसकी रेंज कहां से कहां तक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखे है ना, साइन तो मैंने आपको बताया, नेगेटिव साइन किसके लिए था भाई, ये नेगेटिव साइन तो उसके लिए है जब आपका फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई से लेकर वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डी बाई एफ ई तक आपको मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है कौन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे कम नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको दोनों जो सेटिंग है वो क्लियर है, और दोनों मैग्नीफाइंग पावर भी क्लियर है और मैग्निफिकेशन का रेंज भी क्लियर है। और तीन फॉर्मूले आप याद रखेंगे, एम इन्फिनिटी, एम एल डी डी वी और जनरल फॉर्मूला। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन की रेंज निकाल ली थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, फिर ट्यूब लेंथ को पढ़ते हैं। तो ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी होगा ये, है ना। तो ट्यूब लेंथ क्या है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन between it is the separation between objective and eyepiece। तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो भी सेपरेशन है उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ, है ना। अब देखो ये सेपरेशन कैसे निकाल सकते हैं। अब ये ट्यूब लेंथ दो बार निकाली जा सकती है, जब एक बार आपका सेटिंग फॉर स्ट्रेन्ड आई हो और एक बार जब आपका सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई हो या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, है ना। और ट्यूब लेंथ को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल, है ना। तो ये बात याद रखें। तो डायग्राम देखते हैं जो हमने पहले डायग्राम बनाया हुआ था। तो देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आपका आई पीस है। तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन है यही बच्चों ट्यूब लेंथ है ना। यहाँ पे मैं चाहो तो इससे बना देते हैं, ये जो दूरी है इसी को ट्यूब लेंथ बोलते हैं। अब देखो जब इमेज आपकी डी पे बन रही है तो एल डी डी वी वाला केस है, मतलब स्ट्रेस्ड आई पर है, सेटिंग फॉर स्ट्रेस्ड आई सी है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जहां आपका ए डैश बी डैश बना है, तो ये दूरी कितनी होगी आप खुद सोचें। यहाँ पर ये जो दूरी है देखो, ऑब्जेक्टिव से लेकर इस इमेज तक जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है वो वी नॉट है, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इससे आईपीस की दूरी कितनी है, यू ई। तो जो सेपरेशन है किसके बीच में, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में, वो है वी नॉट प्लस यू ई, है ना। दिख रहा होगा ये वी नॉट और ये यू ई, इन दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के बीच का सेपरेशन मिल जाता है जब आपका सेटिंग कौन सा है, एल डी डी वी पर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से, फिर से आ जाते हैं इस पेज पर। अब यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए ट्यूब लेंथ, फर्स्ट केस के लिए, है ना। तो फर्स्ट केस क्या है बच्चों, जब आपकी कौन सी सेटिंग है, सेटिंग फॉर स्ट्रेन्ड आई, है ना बच्चों। तो उस समय पे आप जो ट्यूब लेंथ लिखेंगे, ट्यूब लेंथ स्ट्रेन्ड आई मतलब एल डी डी वी पर, एल, और जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो बच्चों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया वी नॉट प्लस यू ई। तो ये आपका वी नॉट प्लस यू ई हो गया। अच्छा, इमेज कहीं पे भी बने मतलब वी नॉट प्लस यू ई होता है, अगर स्ट्रेन्ड आई पर है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, एल डी डी वी पर, है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को और तरीके से भी लिख सकते हो,
जब जैसे कैलकुलेशन आएगा तो अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो वो कैलकुलेशन आप पहले ही कर सकते हैं। जैसे लेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएं, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो फोकस है वो एफ नॉट के बराबर है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस यू नॉट होगा, है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम यहीं अप्लाई कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस यू नॉट। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 ऑब्जेक्टिव का इमेज है ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है, तो v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस और माइनस यू नॉट ये प्लस हो जाएगा तो 1/u नॉट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/f होता है, तो यहाँ पर f नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो बहुत आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, v नॉट यहाँ पे पुट करने के लिए। तो यहाँ से 1/v नॉट विल बिकम 1/f नॉट माइनस 1/u नॉट। और अगर आप इसको क्या करोगे बच्चों, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा u नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन u नॉट इंटू एफ नॉट। फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो v नॉट आएगा। तो v नॉट की फाइनल वैल्यू बच्चों कितने आ जाएगा, u नॉट एफ नॉट डिवाइड बाई u नॉट माइनस एफ नॉट, है ना। तो ये आप v नॉट निकाल लिया u नॉट और एफ नॉट के टर्म्स में, है ना। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर वैसे ही आईपीस के लिए, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए था, ऑब्जेक्टिव लेंस में आपने लेंस फॉर्मूला लगाया, है ना। आप ऐसा ही किसके लिए कर सकते हो, आईपीस के लिए भी कर सकते हो। तो यूई की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यूई की वैल्यू, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बननी है, सेटिंग फॉर स्टैंड आई है ना। तो इसमें देखो फाइनल इमेज v इक्वल्स टू माइनस डी पे बनना है, एफ ई रहना है, और यूई माइनस यूई रहना है। तो यहाँ पर फिर से हम करेंगे 1 माइनस डी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यूई रखेंगे यहाँ पर। तो 1/ui इज इक्वल्स टू 1/fe। तो यहाँ से ui की वैल्यू निकालना है तो उसको उधर ले जाओ, तो 1/ui इज इक्वल्स टू 1/fe प्लस 1/d, है ना बच्चों। ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ui रेसिप्रोकल ले लोगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा d प्लस एफ, और यहाँ बचेगा d इंटू एफ। तो ui आ जाएगा आपका d इंटू एफ बाई d प्लस एफ। तो ये आपको यूई मिल गया। अब आप चाहो तो एलडीटीवी के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, तो ये कैलकुलेशन वहां नहीं करना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट, नहीं तो अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आपको ये कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, तो विच विल टेक टाइम, है ना। तो आपको वैसे ही पता है कि एग्जाम में टाइम उतना ज्यादा होता नहीं, तो आपको जल्दी चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्यूब लेंथ फॉर स्टैंड आई एल डी डी वी इज इक्वल्स टू वी नॉट, वी नॉट क्या है बच्चों, यू नॉट एफ नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट। अच्छा याद रखेंगे ट्यूब लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैं मॉड लगा रहा हूँ। ट्यूब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो एक नेगेटिव आ गया फिर प्लस कर रहे हो, दूसरा पॉजिटिव आ गया, तो वैसे नहीं करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करना है। वी नॉट का भी मैग्नीट्यूड ऐड करना है और यूई का भी मैग्नीट्यूड ऐड करना है, क्योंकि ट्यूब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो ये फॉर्मूला आपका एलडीडीवी पर डायरेक्टली यूज हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं, रिलैक्स्ड आई के लिए सेटिंग। तो बच्चों आप सेकंड केस देखो, सेकंड केस में अब क्या करेंगे हम, ट्यूब लेंथ फॉर रिलैक्स्ड आई, है ना। और आपको पता ही है रिलैक्स्ड आई के लिए जो आपकी फाइनल इमेज है वो कहाँ बनती है बच्चों, इन्फिनिटी पे बनती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए ये v है, v है ना, फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, इसलिए आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल इन्फिनिटी, है ना, ट्यूब लेंथ फॉर रिलैक्स्ड आई, मतलब इमेज इन्फिनिटी बन रही है तो इसको एल इन्फिनिटी बोल देते हैं, जैसे एम इन्फिनिटी निकाला था हमने। फिर से हमें डायग्राम देखना पड़ेगा, एक मिनट, तो इसको देखते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ये जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज आईपीस के लिए इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश
एग्जैक्टली कहाँ पे कॉन्साइड करे, कहाँ पे आ जाए, फोकस पर, है ना बच्चों। जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तभी तो जो लेंस है वो इमेज कहाँ बनाता है बच्चों, इन्फिनिटी पर। मतलब ये जो आपका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है और आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है उसको खिसक के कहाँ आना पड़ेगा। मतलब आप इसको इस तरीके से अरेंजमेंट चेंज करो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ताकि ये इमेज यहाँ पे आ जाए एग्जैक्टली जहां पर एफ ही है, एफ ही है। तो ये तो वी नॉट ही रहेगा, लेकिन अब यूई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एफ ई के बराबर। यूई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर, है ना। इसलिए जब आपका इंफिनिटी पे बन रहा है तो ट्यूब लेंथ हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो एल इंफिनिटी को आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर कितना बच्चों, वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, ट्यूब लेंथ फॉर रिलैक्स्ड आई, है ना बच्चों। इसको चाहो तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले ही वी नॉट सॉल्व करके रखा हुआ है, तो वी नॉट की वैल्यू यू नॉट और एफ नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पर एल इंफिनिटी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमने सॉल्व किया था, तो वो था यू नॉट एफ नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट, है ना। और याद रखेंगे मॉड लेना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्यूब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपके दोनों केसेस के लिए हमने ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप निकाल लिया। तो आई थिंक आपको सारे फॉर्मूलेस क्लियर होंगे। मैग्निफिकेशन के सारे फॉर्मूलेस अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनमें से, है ना। और रे डायग्राम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर रे डायग्राम नहीं याद रहेगा, आपको बनाना नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो बच्चों, अब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी पढ़ ली है, अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 30, मैग्नीफाइंग पावर 30 है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आपकी फाइनल इमेज प्रोड्यूस हो रही है। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना होगा। तो देखो आपको बोला गया है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकालना। मैग्निफिकेशन का यहाँ मतलब है लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या निकलवाया था बच्चों, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। तो याद होगा आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने ऐसा लिखा था, इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एम नॉट, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। और अगर चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन हम ले सकते हैं, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आप पॉजिटिव साइन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एम नॉट निकालना है हमें, एम नॉट, और ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस है जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, दैट इज 30। तो ये तो 30 हो गया, इसको मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस साइन हटा देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो एम नॉट हमें निकालना है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर एम ई कैसे लिखेंगे, तो एम ई मैग्निफिकेशन मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्नीफाइंग पावर है किसका, आईपीस का। तो वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा फॉर्मूला लग जाएगा। अब उसकी फाइनल इमेज एलडीडीवी पर बन रही है, सिंगल लेंस, मतलब जो फाइनल इमेज आईपीस से जो फाइनल इमेज बन रही है। तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा लो जब आपका फाइनल इमेज कहाँ बनती थी, एलडीडीवी पर, नियर पॉइंट पर। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होता है 1 प्लस बच्चों 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना। मतलब डी अपॉन एफ था, लेकिन ये आईपीस के लिए लिख रहे हैं, तो नीचे आपको आईपीस का फोकल लेंथ लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये एम नॉट, ये 1 प्लस डी, नॉर्मल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए डी जो है वो 25 होता है, ये 5 होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 30 इज इक्वल टू एम नॉट 1 प्लस
ये 5 बचेगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 6 बचा। तो एम नॉट लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वो कितना आ जाएगा 30/6। तो विच विल बिकम 30/6 कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो आपका, और अगर साइन के साथ लिखें तो ये -5 होता है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ बच्चों किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का वो आएगा आपका -5। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड टू एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस और विच हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया गया है वो 3 कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्टेक्ट में रखकर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, और उस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ऐसा बोल रहा है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है तीनों लेंस का वो बच्चों कितना है 2 सेंटीमीटर है। फिर ये बोला गया कि इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, यानी कॉन्वेक्स लेंस उसमें से हटा दिया गया तो बचे 2 लेंस है ना ऑब्जेक्टिव में, is removed from objective, find the distance by which eyepiece is to be shifted to refocus the image। तो आपको eyepiece को कितना मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्टिव में से एक लेंस हटा दिया तो इमेज भी अब दूसरी जगह बनेगी, जो पहली जगह बन रही थी इमेज उससे दूसरी जगह बनेगी। तो अगर इमेज में शिफ्ट आएगा तो उसको फिर से रीफोकस करने के लिए किसको शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें आईपीस को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो यही पूछा है कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इमेज में कितना शिफ्ट आया है। जितना इमेज में शिफ्ट आएगा तो उतनी ही डिस्टेंस आईपीस से रखने के लिए आईपीस को भी उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा, तो रीफोकस होगा। तो सबसे पहले तो हम जो डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है यू नॉट वो -3 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसलिए मैं यहाँ पे साइन के साथ ले रहा हूँ। मैग्नीफाइंग पावर का जब आप फॉर्मूला लगाते हो तब आप साइन के साथ नहीं लेते हो चीजों को। और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए +2 सेंटीमीटर। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर हम जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ है मतलब ऑब्जेक्टिव का जो अभी है वो है 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, अगर आप देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f0 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, है ना बच्चों, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऐसे ही निकालते थे ना f0, और वो f0 की वैल्यू कितनी आई इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो इस तरीके से निकालते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ लेंसेज में, और वो 2 सेंटीमीटर आता है। अब खैर अभी हमारी फर्स्ट सिचुएशन है जब आपका कॉम्बिनेशन 3 लेंस का है और ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी V0। तो उसके लिए आप लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो 1/V0 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/f0 विच इज इक्वल टू 2। तो आप इसको इधर ले जाओ बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1/V0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम आ जाएगा 6 और ये जाएगा 1। तो V0 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यानी जब आपका ऑब्जेक्टिव तीनों लेंस का कॉम्बिनेशन था तो जो फाइनल इमेज थी, मतलब फाइनल इमेज बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज थी वो कहाँ बन रही थी 6 सेंटीमीटर पे बन रही थी। उसके बाद सेकंड केस में अभी भी U0 जो है बच्चों, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, जो सेकंड सिचुएशन दी है। अब आपका जो U0 है बच्चों वो क्या है, वो तो -3 सेंटीमीटर ही ऑब्जेक्टिव से 3 सेंटीमीटर दूरी पर भी रखा है। बस आपने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, मतलब फोकल लेंथ में आपने एक हटा दिया, जिसकी फोकल लेंथ 10 थी वो दिया हुआ है आपको। तो फिर यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगा इक्विवेलेंट का वो बदल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको 1/f0 डैश लिखना चाहिए, f0 डैश, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें से मतलब वो 2 लेंसेज का ही कॉम्बिनेशन हो गया, यानी 1/f1 प्लस 1/f2, और जो तीसरा लेंस था उसको हटा दिया गया। तो सोचो 1/f1 प्लस 1/f2 यहाँ से कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ, तो दिस विल बिकम 1/f0 माइनस 1/f3, और 1/f3 की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो आप इसको निकाल सकते हो। तो 1/f0 डैश इज इक्वल्स टू 1/f0 विच इज 2 माइनस 1/f3 विच इज 10।
इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 10 ही आएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/5। और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एफ नॉट डैश जो है वो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 4/5 नहीं 4/10, तो ये हो जाएगा 10/4 विच विल बिकम 5/2। तो ये आपका 5/2 सेंटीमीटर आ गया है ना, कौन सा, एफ नॉट डैश। तो आप यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा लोगे, फिर से वी नॉट निकालोगे, तो अब ये वी नॉट डैश होगा, तो वी नॉट डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस, माइनस में है ना यू नॉट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/एफ नॉट डैश विच इज 5/2। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करो, तो जो वी नॉट डैश है, जब आपकी फोकल लेंथ चेंज हो गई है तब आपने जब वी नॉट डैश निकाला है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे तो ये 15 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो इमेज है वो राइट की तरफ शिफ्ट की है 6 से लेके 15 तक। अच्छा 15 और जो 6 है ये तो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है, शिफ्टिंग कितनी हुई है 15 माइनस 6, तो इमेज में शिफ्टिंग हुई है 9 सेंटीमीटर की, 15 माइनस 6 टूवर्ड्स राइट। तो उसको फिर से रीफोकस करने के लिए आपको आईपीस से उतनी ही दूरी रखनी पड़ेगी जो इमेज है किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो आपको आईपीस को भी कितना शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, 15 माइनस 6 मतलब 9 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब, शिफ्ट इन आईपीस टू रीफोकस, शिफ्ट इन आईपीस टू रीफोकस इमेज, टू रीफोकस इमेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर विल बिकम 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर, तो बच्चों आपको कितना खिसकाना पड़ेगा आईपीएस को, तो 15 माइनस 6 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का भी कॉन्सेप्ट यूज करके, तो जो पिछले कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं लेंस में वो सारे यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं ना, और उनसे रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपको वो भी आना चाहिए, और ये इनके फॉर्मूले भी आने चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। कहा गया इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस हैव फोकल लेंथ 0.6 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ 0.6 सेंटीमीटर है, और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है ना। तो ऐसा बोला गया आपसे। फिर ये बोला गया कि इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, तो ये बोला गया कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 12 सेंटीमीटर अगर है, तो फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फाइनल इमेज टू बी प्रोड्यूस एट नियर पॉइंट। तो फाइनल इमेज जो आपको प्रोड्यूस करना है वो बच्चों नियर पॉइंट पे प्रोड्यूस करना है, मतलब एलडीडीवी पर, मतलब आपको स्ट्रेन्ड आई की सेटिंग के लिए माइक्रोस्कोप को यूज करना है। फिर ये बोला एंड ऑल्सो तो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड आउट करना है कि मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या क्या दिया है पहले तो वो लिख लो। आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफओ दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, है ना। ये तो हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है बच्चों, ट्यूब लेंथ दी है, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ जो फाइनल इमेज एलडीडीवी पर बन रही है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर आपको क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे डी का यूज होगा, एलडीडी भी है तो डी तो नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो आपने लिख लिया। और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस ये यू नॉट निकालना है, और फाइनली मैग्नीफाइंग पावर एट एलडीडीवी ये निकालना है। तो चलिए वन बाई वन करके सॉल्व करते हैं। पहले यू नॉट देखते हैं वैसे कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये दिया है फॉर्मूला, है ना, ट्यूब लेंथ का, वहां से निकल सकता है। तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, वी नॉट प्लस यूई, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था, वी नॉट प्लस यूई।
अभी हमने पढ़ा था ट्यूब लेंथ में, अगर आपको याद हो। और मैंने बताया था एलडीडीवी के लिए अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कहा था अप्लाई करना, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज हमें काम मतलब कैलकुलेट करने से बचा लेती है ना, इसलिए हमने वो पहले ही कैलकुलेशन करके रख लिया था। तो यू नॉट एफ नॉट, यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस यहाँ पे बच्चों डी एफ ई, है ना, ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि ट्यूब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई, है ना, याद करो ये हमने निकाल के रखा था, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब क्या क्या आपको दिया गया है बच्चों, तो यहाँ से यू नॉट निकालना है, वो तो है नहीं, एफ नॉट की वैल्यू दी गई है, तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 0.6, तो इसको आप यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 0.6 ऐसा लिख सकते हो, दिस इज यू नॉट माइनस 0.6, और यहाँ पे प्लस डी, डी की वैल्यू बच्चों 25 मल्टीप्लाइड बाई एफ ई 0.5 डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई हो जाएगा, है ना। तो डी प्लस एफ ई कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 25 प्लस 0.5, तो ये बच्चों आपको सॉल्व करना होगा, है ना। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है कि जो आपका ये फोकल लेंथ है, मैंने जो यहाँ पर एफ ई लिखा है 0.5, 0.5 नहीं है वो एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो ना, तो इसका अपर्चर तो कैसा होता है बच्चों, छोटा होता है, इसका अपर्चर बड़ा होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने गलती से वहां पर 0.5 सेंटीमीटर लिख दिया। हाँ अब सही है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइड बाई प्लस 5, है ना। तो प्लीज इसको सुधार लेना, थोड़ा सा गलती से मैंने वो 0.5 लिख दिया था, 5 सेंटीमीटर एफ ई, है ना। तो यहाँ से ये 12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों 0.6 यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस 0.6, और ये प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका, आपका यहाँ पर देखो नीचे आ जाएगा आपका बच्चों 30, तो ये 30 और 5 से कट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 6 बचेगा, तो ये बचेगा 25/6। अब 25/6 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 0.6 यू नॉट डिवाइड बाई यू नॉट माइनस 0.6 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो 12 माइनस 25/6, है ना बच्चों। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 25 करोगे, तो ये 47/6 आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता ही है, तो ये 0.6 यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों, 47/6। तो अब यहाँ से यू नॉट निकाल सकते हो, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.6 यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 6, है ना, ये 6 इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 47 यू नॉट माइनस 0.6, तो बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.6 आ जाएगा, तो 3.6 यू नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 47 यू नॉट माइनस 47 इंटू 6 करोगे आप तो ये 28.2 आ जाएगा। करके देखो आप, 6 7 जा 42 और 6 4 जा तो 28.2 आएगा, ठीक है। तो ये आप क्या करो कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 47 यू नॉट माइनस 3.6 यू नॉट इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 28.2। अब यहाँ से यू नॉट की वैल्यू निकल आएगी, तो यू नॉट इसको माइनस करोगे, 47 माइनस 3 पॉइंट बच्चों 6, तो ये 43.4 यू नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू 28.2। फिर डिवाइड कर दोगे आप तो यू नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे आप और पॉइंट वगैरह हटा दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 141 अपॉन 270, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 141 और ये बचेगा 270 सेंटीमीटर। तो ये आपका यू नॉट आ गया, यू नॉट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल आई बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल आई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपको मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना है, और मैग्नीफाइंग पावर कहाँ पे निकालना है बच्चों,
फॉर स्ट्रेच्ड आई, है ना, क्योंकि नियर पॉइंट पे बन रहा है ना। तो यहाँ पर एम एल डी डी वी पर मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। तो याद करो क्या फॉर्मूला होता था, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 + d अपॉन एफ ई, है ना बच्चों। आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एल डी डी वी पर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा वी नॉट चाहिए, वी नॉट देखो बच्चों ये जो पूरी चीज है यू एफ नॉट अपॉन यू यू नॉट माइनस एफ नॉट, ये जो पूरी चीज है यही तो वी नॉट है। तो ये पूरी चीज यही तो है वो 0.6 मतलब यू नॉट इंटू एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। तो यही तो आपका क्या है वी नॉट, मतलब वी नॉट की वैल्यू जो है वो 47/6 है। यही वो वैल्यू है जिसको आप वी नॉट बोल रहे हो, मतलब ये पूरा चीज है ना। तो ये 47/6 है, तो इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो -47 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई यू नॉट, तो यू नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 141 डिवाइड बाई 217, है ना। ये यू नॉट भी मिल गया आपको, और ये 1 + डी की वैल्यू 25 अपॉन एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू बच्चों 5 है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करोगे पूरे डाटा को कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, तो जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा एलडीडीवी पर वो -217 डिवाइड बाई 3 आएगा। और आप चाहो तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना बच्चों। तो ये आपने यू नॉट भी निकाल लिया और आपने एल डी डी वी पर पे डी डी वी पर क्या निकाल लिया मैग्नीफाइंग पावर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कैसे सो क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।